नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णत्याग में। आज हम जीएस की जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं। अब पॉलिटी के जितने भी खंड हैं वो सारी इस सीरीज़ में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी अन्य आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हैं, चाहे वो आपके उत्तराखंड के हैं या किसी अन्य स्टेट के हैं, जहाँ भी जीएस के लिए आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कंटेंट आवश्यक होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो पॉलिटी से शुरू करेंगे, और पॉलिटी के बाद जितने आपके अन्य सब्जेक्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर रहेंगे इसमें, ठीक है। तो पॉलिटी के इस पहले सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा पर। किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ और वो कौन कौन सी कार्य योजनाएं थी जिसके माध्यम से हमें 26 नवंबर 1949 को एक संविधान मिला, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत क्या मिला था, संविधान मिला था। तो देख लेते हैं संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब पे डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा, इस संविधान सभा का निर्माण कब किया गया, किस तरीके से संविधान सभा निर्मित हुई थी, वो कौन कौन सी चीजें थी, उन सभी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा का निर्माण जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय कहा जाता है वो आपका 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। और ये जो 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, ये जो 2 वर्ष पूरे लगे हुए थे वो शुरू हुए थे 1946 के बाद, जब 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक आयोजित करवाई गई थी। तो वहां से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक पूरे 2 वर्ष का क्या लगा, ये समय लगा था। अब जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था इसकी अंतिम संस्तुति जो दी गई थी वो जो कैबिनेट मिशन थी उसके द्वारा दी गई थी। कैबिनेट मिशन से पहले, क्योंकि जो संविधान सभा है इसकी जो रूपरेखा है वो बहुत पहले से गढ़ी गई थी। भाई जब 1600 में जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, तो जब 1600 में ये कंपनी भारत आई तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पहले व्यापार करना शुरू किया। व्यापार को धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत देश को इन्होंने क्या बनाया, अपना गुलाम बनाया। तो वहां से क्या हुआ था, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसके लिए जो कंपनी का पहला निकाला गया जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके द्वारा जो कंपनी थी उसको रेगुलेट किया गया था। तो पहला एक्ट तो 1773 में निकाला गया, वहीं से हमारे जो अधिकार थे उनको छीना गया, और उन अधिकारों को छीनने के पश्चात ही जो हमारे उस समय के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों के मांगों के लिए ही इस संविधान सभा के निर्माण की क्या रखी थी, रूपरेखा रखी थी। तो शुरुआत इसकी क्या हुई थी, वहां से हुई थी। अब जब हम अपने संविधान सभा को निर्मित करवाते हैं तो हम कहते हैं कि अंतिम रूप से संस्तुति कैबिनेट मिशन ने दी थी। लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले 1942 में जब आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो क्रिप्स मिशन था, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने एक निर्वाचित संविधान सभा के निर्माण की क्या रखी थी, योजना वहां पर रखी हुई थी। पहली बार क्रिप्स मिशन ने इस चीज की संस्तुति दी थी कि भारतीय लोग जो अपने संविधान का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए पहले एक संविधान सभा निर्वाचित की जाए, उसके कुछ सदस्य नियुक्त किए जाए। लेकिन क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार किया गया, जिस कारण से क्या हो गई थी, क्रिप्स मिशन की योजना विफल हो चुकी थी। अब क्रिप्स मिशन के बाद जो अगली कड़ी के रूप में या जो कैबिनेट मिशन थी वो 1945 में जो ब्रिटेन का चुनाव हुआ था और वहां पर जो सरकार परिवर्तित हुई तो सरकार ने क्या किया, अपनी जो कैबिनेट थी उस कैबिनेट में से 3 व्यक्तियों को भारत भेजा। भाई 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था ये कैबिनेट मिशन भारत आया, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि संविधान सभा के निर्माण की अंतिम संस्तुति जो दी गई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई थी, और कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचा था वो 24 मार्च 1946 में पहुंचा था। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे। एक थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस उस समय क्या थे, ये भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव भी थे और इस कैबिनेट जो डेलीगेशन भेजा गया था उसके क्या थे, ये अध्यक्ष भी थे, ये अध्यक्ष थे इस डेलीगेशन के। दूसरे व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि क्रिप्स पहले भी आ चुके थे और ये इनके व्यापार बोर्ड जो था उस व्यापार बोर्ड के प्रमुख के रूप में यहां पर आए हुए थे, याद रखिएगा। और तीसरे थे इनके नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे उस समय। इनको इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि 1946 में
नौसेना विद्रोह भी हुआ था, नौसेना के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो उन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही इन 3 व्यक्तियों को भारत में भेजा गया, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था और अन्य सदस्य इसके स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया और एबी अलेक्जेंडर हो गया। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने पहली संस्तुति यही दी कि आप अपना संविधान निर्माण कीजिएगा, लेकिन उस संविधान को बनाने के लिए पहले आपको संविधान सभा गठित करनी पड़ेगी, और संविधान सभा जब आप बनाओगे तो उन्हीं लोगों के द्वारा आपका क्या रहेगा, संविधान निर्मित होगा। तो तब जाके इस कैबिनेट मिशन की अंतिम संस्तुति के कारण ही हमारे संविधान सभा की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और उसके लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव करवाए गए थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए जो पहला चुनाव करवाया गया था वो आपका जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। और संविधान सभा के लिए जो सभा का चुनाव होना था, जो व्यक्तियों को चुना जाना था, वो टोटल व्यक्ति जो उस समय थे वो 389 सदस्य उसमें से नॉमिनेट किए गए। 389 जो सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांतों से हो गए, यहाँ के चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए और देसी रियासत हो गए। इन सभी से मिलकर जो कुल सदस्य नियुक्त किए गए वो 389 किए गए। इनको रखा गया चुनाव के लिए। अब इन लोगों पे क्या होना था, चुनाव किया जाना था। 389 में से जो 292 सदस्य थे ये थे 11 ब्रिटिश प्रांतों से। उस समय जो कुल प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, वो 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 सदस्य नॉमिनेट किए गए। जो 4 सदस्य थे वो थे आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक, इस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में से मुख्य रूप से एक था आपका दिल्ली हो गया, एक था आपका कुर्ग हो गया। याद रखिएगा, कुर्ग जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। एक था आपका अजमेर, इसको मारवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। और चौथा था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 उस समय के क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से ये 4 सदस्य नॉमिनेट किए गए थे। उसके अलावा उस समय भारत में कहा जाता है लगभग 550, 543, 500 के करीब करीब क्या थे, यहां पर देसी रियासतें थी। अब इन देसी रियासतों को भी इस संविधान सभा में शामिल किया गया और इनके कुल सदस्यों की संख्या जो की गई वो 93 की गई। भले इनमें से एक हैदराबाद भी था, लेकिन हैदराबाद ने क्या कर लिया था, उसे पहले ही संविधान सभा में शामिल होने से ही उन्होंने क्या कर लिया था, मना कर लिया था। उसके बाद जो बचे हुए सदस्य थे उनमें से 93 सदस्य देसी रियासतों से इस संविधान सभा के चुनाव के लिए यहां पर नॉमिनेट किए गए थे। तो जो टोटल सदस्य हुए वो 389 सदस्य हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ तो चुनाव में देसी रियासतों ने मना कर दिया कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, आपके इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जिस कारण से अंतिम रूप से जो चुनाव हुए थे वो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो इस तरीके से जब आपका अंतिम रूप से चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, तो जो चुनाव करवाया गया वो 296 सदस्यों में करवाया गया। अब ये 294 सदस्य जो थे उनमें से ये 3 हिस्सों में बटे हुए थे। एक थे सामान्य, एक थे सिख और एक थे मुस्लिम। ये 3 प्रकार के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। सामान्य के अंतर्गत सभी आपके जितने भी कांग्रेस वो अन्य सदस्य थे वो इसमें शामिल हो गए थे। सिख समुदाय के अंतर्गत जितने भी सिख पार्टियां थी वो इसमें शामिल हो गई थी और मुस्लिम लीग या जितने भी मुस्लिम लोग थे उनके तहत ये क्या थे, इसमें शामिल थे। तो 296 सदस्य ये 3 प्रकार से बटे हुए थे। अब इनमें चुनाव करवाया गया तो जैसे ही 296 सदस्यों का चुनाव हुआ तो इसमें से सबसे ज्यादा सीट जो थी वो कांग्रेस को प्राप्त हुई। भले ये नहीं थी कि सारी कांग्रेस को ही थी, इसमें से बहुत सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के बैनर तले ही चुनाव में भाग ले रहे थे। लेकिन फिर भी 208 सदस्य जो चुने गए थे वो कांग्रेस से चुने गए थे। जो लीग था, लीग को मात्र आपका 73 सीट ही प्राप्त हो पाई थी और बचे हुए जो आपके अन्य सदस्य थे वो आपकी छोटी छोटी पार्टियों से बनकर आए हुए थे। इसीलिए जो संविधान सभा बनी हुई थी वो एक दलीय ना होकर ये क्या थी, बहुदलीय थी। इसमें बहुत सारे दलों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। सबसे बड़ा दल जो बनकर आया वो आपका कांग्रेस बन के आया। तो इसीलिए जो तत्कालीन वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, तो वेवेल ने क्या किया, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब जो लीग था, लीग को इस चीज की थोड़ी सी क्या नहीं हुई, उनको ये ठीक नहीं लगा क्योंकि उनको पता था अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो मुसलमानों के फेवर में बात कहेगी नहीं,
इसीलिए उन्होंने क्या किया, सरकार का जो अंतरिम सरकार बन रही थी उसका इन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधे सीधे यह निर्णय ले लिया गया कि हम अगस्त 1946 में क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। हम क्या करेंगे, वो उस समय डायरेक्ट एक्शन करेंगे। इसीलिए लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। इस दिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके बंगाल, पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और वहां पर 16 अगस्त के दिन बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे करवाए गए थे। और ये सांप्रदायिक दंगे वहां से चलते हुए पूरे भारत में क्या हुए थे, फैले हुए थे उस समय। तो इस तरीके से 16 अगस्त को लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि जो लीग था, लीग ये चाहता था कि मतलब कांग्रेस सरकार ना बनाए, क्योंकि उनकी सीटें कम थी और कांग्रेस सरकार बनाएगी तो उससे क्या होगा, वो मुस्लिमों के फेवर में ज्यादा बातें नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस को क्या कहा गया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। और जो JL नेहरू जी थे, नेहरू जी ने क्या किया, सरकार, ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उनके सम्मुख उन्होंने सरकार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, जो हमारी पहली अंतरिम सरकार थी उस अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भाई अभी तो पहली सरकार बन रही थी, पहला संविधान बन रहा था, संविधान सभा गठित हो रही थी, तो ऑब्वियस था कि उस समय जो भी चीजें होनी थी वो पहली बार हो रही थी। तो इसीलिए जुलाई अगस्त में चुनाव हुए, सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक, अंतरिम सरकार जो बनाया गया, इस अंतरिम सरकार का पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड वेवेल इसके अध्यक्ष बने थे और इसके जो उपाध्यक्ष बने थे वो JL नेहरू जी बने थे, ये याद रखिएगा। अंतरिम सरकार, 2 प्रकार की अंतरिम सरकार बनी थी, एक बनी थी स्वतंत्रता से पहले और एक बनी थी स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेवेल थे। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक माउंटबेटन रहे और माउंटबेटन के बाद C राजगोपालाचारी जी भी क्या रहे थे, हमारी जो अंतरिम सरकार थी उसके अध्यक्ष रहे थे। लेकिन पहली जो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। इस तरीके से 2 सितंबर को हमारी जो अंतरिम सरकार थी उसकी भी क्या हो गई थी, स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिम लीग ने पहले तो इसका बहिष्कार किया, लेकिन कहा जाता है कि अक्टूबर 1946 को इस लीग से 5 सदस्य क्या हो गए थे, अंतरिम सरकार में शामिल कर दिए गए थे। भले उनका विरोध भी हुआ था और उनको शामिल करने से अंतरिम सरकार में नुकसान ही हुआ था, लेकिन फिर भी लीग को भी इस अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में शामिल कर दिया गया था और उनके कुल 5 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया। इस तरीके से अंतरिम सरकार भी बन गई और संविधान सभा के लिए जो सदस्य थे उनकी भी क्या हो गई थी, नियुक्ति हो गई थी। दूसरी चीज याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ये प्रत्यक्ष चुनाव न होकर ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ये याद रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था ये चुनाव, और इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। ये जो सदस्य थे ये उस समय के जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो चुने हुए सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, इनका चुनाव किया हुआ था, तो इसलिए क्या था, आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जब संविधान सभा का गठन हो गया, अंतरिम सरकार बन गई, तो अब संविधान सभा की जो कार्रवाइयां थी वो होनी प्रारंभ हुई। इस संविधान सभा की जो पहली बैठक करवाई गई, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को जो केंद्रीय भवन है, वर्तमान समय में जो हमारा संसद भवन है, उस संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है वहां पर इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य थे यहां पर आए हुए थे, उन सभी में से सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हें क्या बना दिया गया, उस दिन इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, केंद्रीय भवन में यह करवाई गई थी और पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसी संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिस दिन इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, ये तो पहली बैठक हुई थी, फिर इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई तो उसी दिन इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। बहुत टाइम में क्या होता है कि सवाल यह भी पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जवाब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यदि केवल आपको यह पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर भी क्या है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस तरीके से दूसरी मीटिंग में क्या हुआ, इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसकी जिस दिन से, अभी तो केवल अध्यक्ष पहले अस्थायी थे फिर स्थायी बने, अब जो संविधान सभा की कार्रवाइयां प्रारंभ हुई थी, जिस दिन से इसने काम करना शुरू किया था, वो थी इसकी तीसरी बैठक। याद रखिएगा, इसकी जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी इसकी 13 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक के दिन JL नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और उसी दिन से हमारी संविधान सभा ने कार्य करना क्या कर लिया था, प्रारंभ कर लिया था। तो इस तरीके से संविधान सभा की जो कार्य पद्धति प्रारंभ हुई थी वो आपके 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था, संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी बातें कही गई थी जो आज हमारी प्रस्तावना में शामिल की गई हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, हमारे कानूनों की जो व्यवस्था उसमें की गई, हमारे लिए जो भी प्रावधान उसमें किए गए हैं, उसका जो एक पहला अंश दिखाई देता है वो हमें उद्देश्य प्रस्ताव से दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारी जो उद्देश्य या हमारी जो संविधान सभा थी उसने कार्रवाई करना प्रारंभ कर लिया। अब जो हमारी संविधान सभा निर्मित हुई थी, अब इसने क्या कार्य किया, तो ये देख लीजिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि संविधान सभा में जो चुने हुए सदस्य थे वो लगभग आपके 296 सदस्य थे। इनमें से जो महिलाओं की संख्या थी वो आपकी 15 महिलाएं थी। ये हमेशा याद रखिएगा, महिलाओं की जो संख्या रखी गई थी वो 15 महिलाएं थी। इसके अलावा दूसरी चीज याद रखिएगा, SC जो शेड्यूल कास्ट है उसके जो टोटल सदस्य थे वो 26 सदस्य थे। 26 सदस्य थे आपके SC से, और ST के जो सदस्य रखे गए थे वो थे आपके 33 सदस्य जो थे वो थे ST से। ये जरूर याद रखें, कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है जो महिलाओं की संख्या। कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 महिलाएं थी, SC की थी 26 और 33 थी ST की। ठीक, जब इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक में जो महिलाओं ने भाग लिया था वो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ये जरूर याद रखिएगा भाई, कुल महिलाएं थी 15, पहली बैठक के दिन जो भाग लेने वाली महिलाएं थी वो कितनी थी आपकी, 9 महिलाएं थी। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अब संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया तो इसके कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध हुए, जो कि इसके सलाहकार बने थे, सलाहकार, जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार बने थे वो बने थे VN राव जी। VN राव, इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, VN राव जी ने क्या किया, जो विश्व के 60 देश थे, लगभग उतने देशों को लिया जाता है इसमें प्रमाणिक रूप से, विश्व के 60 देश थे, उन 60 देशों के जो संविधान पुस्तिका थी या जो उनका संविधान था, उनके पहले, दूसरे और 3 पन्ने जो थे, 3 पन्नों का उन्होंने क्या करवाया, जीरोक्स करवाया। और उसके जो प्रावधान थे वो जितने भी संविधान सभा के चुने हुए सदस्य थे उनके सम्मुख 3-3 कॉपी उसकी रख दी, और उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि आप क्या कीजिएगा, इनके जो भी प्रावधान है उसको क्या कर लीजिए, अलग से लिख दीजिएगा। इस तरीके से हमारे संवैधानिक सलाहकार VN राव ने क्या किया था, हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था, इसका प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अब इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया तो इनके द्वारा लगभग 243 अनुच्छेद, लगभग 243 अनुच्छेद इन्होंने क्या कर लिए थे, उसमें शामिल कर लिए थे, और लगभग 13 अनुसूचियां इन्होंने इसमें शामिल की थी। 13 अनुसूचियां इन्होंने क्या किया था, इसमें शामिल किया था। मुख्य रूप से हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था VN राव ने। ठीक है, जिसमें उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा हुआ था, मतलब पूरे पुस्तिका ना पढ़ के उन्होंने उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो पुस्तिका पन्ने पड़े हुए थे उसी की फोटोकॉपी उन्होंने सदस्यों के सम्मुख रखे, और उनके मुख्य प्रावधानों को उन्होंने लिखकर उसका अलग सा प्रारूप तैयार कर
लगभग उन्होंने इतने अनुच्छेदों की व्यवस्था उसमें करवा दी थी। अब जब इनके द्वारा यह प्रारूप तैयार किया गया तो इसी प्रारूप पे चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, अब एक चीज आपको और बता दूं मैं कि ये तो हुई संविधान के निर्माण की। अब ऐसा था कि संविधान निर्मित भी हो रहा है, लेकिन उसी समय कार्रवाइयां ऐसी भी चल रही है कि 1947 में हमें आजादी भी मिल रही है, और जो हमारी संविधान सभा है और उसके साथ जो अन्य सदस्य थे, भाई ये तो संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने संविधान बनाना था, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे प्रांतीय सदस्य थे। उनका मुख्य काम यह था कि कानून का निर्माण करना। अब क्या था, हमारी संविधान सभा के पास दो काम था, एक था संविधान निर्माण करना और दूसरा काम था उनके पास कानून का निर्माण करना। भाई अब दो इनके लिए क्या थे, अध्यक्ष की आवश्यकता थी। जब भी संविधान का निर्माण किया जाता तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या होते थे, इसके अध्यक्ष होते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, उस समय अध्यक्ष रहते थे। लेकिन जब भी कानून का निर्माण किया जाता तो उस समय जीवी मावलंकर जी ये उस समय क्या होते, उनके अध्यक्ष होते थे। तो इस तरीके से इसके क्या बने थे, दो अध्यक्ष बने थे। उसी प्रकार से दो इनके क्या थे, उपाध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक का नाम था H.C. मुखर्जी और दूसरे का नाम था V.T. कृष्णमाचारी। ये दो क्या थे, इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, कभी ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके जीवी मावलंकर, जो हमारे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी हुए, जिनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। और उसी प्रकार से इसके दो उपाध्यक्ष थे, एक थे H.C. मुखर्जी जी और एक थे V.T. कृष्णमाचारी जी। ठीक, इस तरीके से हमारे संविधान का भी निर्माण हुआ और उसी के साथ साथ इस देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था थी, जो उस समय विधायिका को चलाने के लिए क्या था, जरूरी था, तो उसके लिए भी अध्यक्ष नियुक्त हो गए थे। अब VN राव जी के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, उस प्रारूप को या उस प्रारूप पे चर्चा करने के लिए ही 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 वो वाला दौर है जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल चुकी है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो चुके थे और 15 अगस्त 1947 से पहले पहले थोड़ा सा इस इतिहास को भी जान लेते हैं। ये बता देता हूं मैं आप लोगों को कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिली थी, ये इस दिन इसलिए मिली क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारत में लागू किया गया, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह था कि भारत में दो जो संप्रभु राष्ट्र हैं उनका निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा दोनों राष्ट्र अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे। उसके अलावा जो देसी रियासत हैं वो या तो पाकिस्तान में जाना चाहें या उस भारत में रहना चाहें, या वो स्वतंत्र रूप से अपने ही एक राज्य का निर्माण करें। ये सारी बातें 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने अपनी योजना रखी थी, जिसको कि माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है और 3 जून की योजना भी कहा जाता है, वो जब उसने रखी और इसको लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा मान लिया गया, तो इसको कानून बनाने के लिए ही एक अंतिम अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। याद रखेगा, यह एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा निकाला गया अंतिम अधिनियम कौन सा था, तो वो अंतिम अधिनियम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण हुआ और एक बना पाकिस्तान, एक बना भारत। उसके अलावा इसमें जितने भी प्रावधान किए गए उसमें वही था कि जो माउंटबेटन योजना में कही गई थी। अब जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसे लाया गया था ब्रिटिश संसद में जुलाई में, और वहां की जो निम्न सदन और उच्च सदन है वहां के द्वारा जब इसको पारित किया गया तो उसको वहां से 18 जुलाई 1947 को वहां उनके जो राजा थे उन्होंने हस्ताक्षरित कर लिया था। 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम, याद रखेगा एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है ये, 18 जुलाई 1947 को जब ये अधिनियम बन चुका था, उनके राजा के द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया था, तो इसको भारत में जो लागू किया गया था वो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। इसीलिए हम 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल चुकी थी। और अभी तक जो हमारी बनी हुई अंतरिम सरकार थी, जो कि संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, तो इस अंतरिम सरकार को यहां से चेंज कर दिया गया था और अब स्वतंत्रता के पश्चात भी एक अंतरिम सरकार बनी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि 15 अगस्त को हमें क्या मिल चुकी थी, आजादी भी मिल चुकी थी और संविधान अपना निर्माण या संविधान सभा अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी संचालित कर रही थी। आई बात समझ में? अब जो वीएन राव जी के द्वारा प्रारूप बनाया गया था, उस प्रारूप पे चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति बनाई गई थी और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 इसमें क्या थे, अन्य सदस्य थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल सदस्य थे 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और एक नाम और देते हैं इसके लिए, पांडुलेखन समिति या आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखिएगा, इस प्रारूप समिति का नाम यह भी है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये सारा नाम किसका है, प्रारूप समिति का है। अब भीमराव अंबेडकर और उनके जो 6 सदस्य अन्य थे, उन्होंने क्या किया था, इस प्रारूप पर उन्होंने चर्चा की थी और इस प्रारूप को उन्होंने तैयार किया। अब जो ये प्रारूप समिति का मुख्य काम था, उनका यही काम था कि जो 60 देशों का संविधान है उस सारे संविधान को पढ़ें और उनकी जितनी भी बातें हैं वो अपने संविधान में ऐड करवाएं, उसको उसमें जोड़ते चलें। तो तब जाके भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो 60 देश थे उन 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उन्होंने क्या किया था, एक संविधान बनाकर तैयार किया। ठीक है, अब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। इन्होंने लगभग 29 अगस्त से लेकर फरवरी 1948 तक जो इन्होंने प्रारूप बनाकर तैयार किया वो उन्होंने क्या कर दिया था, संविधान सभा के सम्मुख रखा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो भीमराव अंबेडकर थे या प्रारूप समिति थी, इन्होंने क्या किया, फरवरी 1948 में जो उन्होंने प्रारूप पे चर्चा की और प्रारूप के पश्चात इन्होंने जो संविधान या जितने भी प्रावधान जोड़े हुए थे वो संविधान सभा के सम्मुख रखे और संविधान सभा ने बाद में इसमें क्या करवाया, इस पे चर्चा करवाई। अब इस प्रारूप पे चर्चा करने के लिए, इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए इन्होंने 3 वाचन करवाए थे। याद रखना, जो प्रारूप भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था उस पे 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। टोटल जो अधिवेशन हुए, अधिवेशन पूरे 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। 12वां अधिवेशन जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो टोटल इसमें जो अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक, अब 3 वाचन करवाए गए। तो ये जो वाचन शुरू हुए थे, तो इनमें से पहला वाचन जो शुरू हुआ वो हुआ था 14 नवंबर। पहला वाचन शुरू हुआ था 14 नवंबर से लेकर आपका 26 नवंबर तक। एक मिनट, ठीक है, सॉरी, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 को पहला वाचन हुआ था। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 में। दूसरा जो वाचन हुआ था ये हुआ था आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये हुआ था दूसरा वाचन। उसके बाद जो तीसरा वाचन इस पे करवाया गया वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, जो कि इसका क्या था, अंतिम वाचन करवाया गया था। ये क्या था, इसका अंतिम वाचन था। ठीक, 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें जो प्रावधान रखे गए थे, जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में जो प्रावधान उस समय रखे गए उसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद जो रखे गए थे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इसमें जो अनुसूचियां रखी गई थी वो 8 अनुसूचियां थी।
और इसमें जो भाग रखे गए थे वो कितने भाग थे? 22 भाग थे। ये सारे क्या हो चुके थे? ये सारे प्रावधान 26 नवंबर 1949 को क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। इस तरीके से संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया था? अंगीकृत किया था, आत्मार्पित किया था, आत्मसात किया था। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 के दिन ही लगभग, क्योंकि हमारा संविधान था, उस संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन लागू नहीं करवाया गया था। उस दिन केवल यह बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 के दिन लगभग 16 अनुच्छेद क्या हो चुके थे? लागू हो चुके थे। लगभग 16 अनुच्छेद क्या हो चुके थे? इसमें लागू हो चुके थे। ठीक है। अब 16 अनुच्छेद लागू किए गए, संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर के दिन। इसमें जो टोटल अधिवेशन हुए थे, अभी केवल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक, 11 अधिवेशन होने के बाद इसका जो 12वां अधिवेशन, क्योंकि अभी हमारे क्या नहीं थे? राष्ट्रपति नहीं चुने हुए थे, जिसके कारण हम क्या नहीं थे? गणतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? इस संविधान का 12वां अधिवेशन जो हुआ था, 12वां अधिवेशन जो हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को जो आपका 12वां अधिवेशन हुआ, उसी दिन हमारे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर, क्योंकि 12वें अधिवेशन के दिन इस संविधान सभा पे जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले थे। दूसरी चीज याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखेगा, हमारी जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में जो पहले सदस्य नियुक्त किए गए थे वो 389 थे। ठीक है, ये तब की बात है जब इसमें लीग भी शामिल था। लेकिन जब लीग हट गया, जब आजादी मिल गई, अब तो मुस्लिम लीग था नहीं यहां पर, वो तो पाकिस्तान जा चुके थे। 15 अगस्त 1947 के बाद इसमें जो कुल सदस्य रहे वो 299 सदस्य रहे थे। यह हमेशा याद रखिएगा। जब इसका 12वां अधिवेशन हुआ, 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, तो उस दिन इस पे हस्ताक्षर करने वाले जो कुल सदस्य थे वो 284 सदस्यों ने इस पे अंतिम रूप से क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इसमें जिन्होंने पहला इसमें हस्ताक्षर किया था, पहले हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सॉरी, पहले हस्ताक्षर करने वाले थे JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। और अंतिम हस्ताक्षर जो इस पे किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें क्या किया था? अंतिम हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था? अब ऐसा नहीं था कि केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा और चुनाव हो गया, ये वो सब। इसकी भी पूर्ण रूप से विज्ञप्ति, जो वर्तमान प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए की गई थी, वही प्रक्रियाएं उस समय भी फॉलो की गई थी। बस इतना था कि जब राष्ट्रपति पद के लिए यहां पर विज्ञप्ति जारी की गई, उसमें जो नाम अंकित हुए थे वो केवल और केवल एक ही नाम उस समय हुआ था, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसीलिए इन्हीं को उस समय क्या बनाया गया? पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हो गए थे? राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये मनोनीत नहीं हुए थे। इसीलिए हम क्या हुए थे? गणतंत्र राष्ट्र के रूप में निकल के आए हुए थे। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब होता है कि वह राष्ट्र जिसका राष्ट्रपति या जिसका प्रमुख जो होता है वो क्या होता है? वंशानुगत ना होकर वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है, उसको कहा जाता है गणतंत्र राष्ट्र। तो 24 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए, हम गणतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या हो गए थे? हमारा क्या हो गया था? निर्माण हो चुका था। अब आप जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन, क्योंकि 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब स्वतंत्रता दिवस तो हमें पहले ही मिल चुकी थी भाई, स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को मिल चुकी थी। अब हमारे पास एक डेट बची हुई थी जो थी 26 जनवरी 1950 की, 26 जनवरी 1950। अब यह डेट हमारे पास बची हुई थी। अब हमारे राष्ट्रपति भी इलेक्टेड हो चुके थे, हम गणतंत्र राष्ट्र भी थे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्या कर दिया गया? पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा भाई। 26 जनवरी
1950 को हमारा संविधान क्या हो चुका था, लागू हो चुका था पूर्ण रूप से। जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और हम 26 जनवरी के दिन अपना गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर वो क्या है, चयनित है, उसको निर्वाचित किया जाता है। तो तब हम 26 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे संविधान सभा का या हमारे संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 26 जनवरी 1950 के दिन ही। ठीक है, मुख्य रूप से जो कैंसिल किया गया था, जिसको हटाया गया था, वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे उस दिन क्या कर दिया गया, समाप्त करवा दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को हम अपना विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो 26 नवंबर है, इसे विधि दिवस के रूप में मनाने के लिए, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने के लिए जो हमें सुझाव दिया था, वो दिया गया था LM सिंघवी जी के द्वारा, लक्ष्मी मल सिंघवी। इन्होंने क्या किया था, हमें इस दिवस को विधि दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। और बाद में इसी 26 नवंबर को हम अब वर्तमान समय में हम इसको क्या करते हैं, अपने संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, तो यह प्रक्रिया थी हमारे संविधान सभा की। और एक चीज और, 26 जनवरी 1950 के दिन जो अभी तक हमारी संविधान सभा नियुक्त की गई थी, उस संविधान सभा को यहां से परिवर्तित करके इसे अंतरिम सरकार में क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर संविधान सभा भी क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो यह था हमारा संविधान सभा के निर्माण से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं थी। ठीक है, यदि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी चीज कंफ्यूजन रह जाता है, आप मुझे कमेंट के जरिए वो सवाल जरूर पूछिएगा। कहीं पर कोई रह जाएगा तो मैं उसको फिर से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जितना यह है उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, और भी कोई चीज़ रह जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन आप उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कमी रह रही है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें और ऐड करनी है या कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसको जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही हमें चीज़ें सुधारने में भी मदद मिलती है और चीज़ें भी जोड़ने में हमें मदद मिलती है। और हमारा तो अब पूरा प्रयास रहेगा कि आपके आगामी जो एग्जाम होंगे या जिस भी लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं, हम वो सारे कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दें। ठीक है, तो आप ये जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी सवाल रह जाएगा, यदि यहाँ पर कोई गलतियाँ हो गई हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे के जो कंटेंट होंगे या जितने भी टॉपिक होंगे वो भी आप लोगों को जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।